हमारी तो कृति की तरफ जाने के लिए भी, जैसा मैं अभी कह रही थी, कि कार्य योजना फिर रचना कैसी होगी और प्रत्यक्ष संचालन कैसे होगा, इसका विचार हमको करना होता है। जब हम एक व्यास विद्यापीठ की जमीन पर उसका स्वरूप कैसा होगा इसका विचार करते हैं, तो हमें ये दो बातें तो मान्य करनी ही पड़ेगी, जो सिद्धांत के रूप में है कि ये सरकारी अनुदान पर या सरकारी व्यवस्था में नहीं चलेगी, ये स्वायत्त होगी संस्था, और ये अर्थनिरपेक्ष भी रहेगी। तो दूसरा सिद्धांत हमारा अर्थनिरपेक्षता का है कि यह निःशुल्क भी चलेगी और स्वायत्त भी चलेगी। ये रचना तभी वो हमारी कल्पना के अनुसार होगी, ये तो है। परंतु जैसे हमने परसों राम विद्यापीठ के बारे में सुना था, व्यास विद्यापीठ भी 140 करोड़ की जनसंख्या के लिए होती है। तो ये कैसे होगा स्वरूप? अब देखो, व्यास विद्यापीठ का मूल स्वरूप जो है वह लोक शिक्षा के लिए ही है, और लोक के संदर्भ में हमने पूर्व के एक सत्र में स्पष्ट किया था कि हमारा जो जन समाज है वो मोटा मोटा 4 भागों में वर्गीकृत होता है। वो आज की बात नहीं है, वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहा है। वो कैसे? एक श्रेणी होती है ऋषियों की। ऋषि को आज के संदर्भ में यदि हम परिभाषित करें तो इसके व्यवच्छेदक लक्षण माने मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो ऋषि तपश्चर्या करते हैं, ऋषि ज्ञान साधना करते हैं, ऋषि निरपेक्ष होते हैं, ऋषि केवल ज्ञान साधना, ज्ञान सेवा, ज्ञान रक्षा, ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है धर्म, धर्म के साथ जुड़ा हुआ है संस्कृति, इन सब के लिए जो पूर्ण रूप से अपना जीवन देता है और उचित रूप से ज्ञान साधना करता है, ज्ञान की सेवा करता है, ज्ञान की रक्षा के लिए, ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए जो करता है, उसको ऋषि की कैटेगरी हम कहेंगे, ऋषि की श्रेणी कहेंगे। किसी भी महान बातों की स्थापना के लिए, फिर वहां अर्थ क्षेत्र हो, राज्य क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, ज्ञान क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, परंतु जिसका आधार धर्म, संस्कृति, ज्ञान, अध्यात्म ये सब नहीं है, तब तक भारत में इसका कोई मतलब नहीं, भारत में इसमें कोई स्वारस्य नहीं। इस क्षेत्र में काम करने वाले, इस क्षेत्र में साधना करने वाले ऋषि जब तक होंगे तब तक ये काम होने वाले नहीं है। ये सबके लिए गृहीत है, सभी क्षेत्रों के लिए गृहीत हैं, और ऐसा नहीं है कि वेद काल से लेकर आज तक ऐसे ऋषि भारत में नहीं हुए हैं, ऐसे हुए हैं ऋषि। हाँ, वो वेद काल में जो हमारे आश्रम के कुलपतियों की, वशिष्ठ मुनि की, विश्वामित्र मुनि की, कण्व मुनि की जो कल्पना हमारे मानस में होती है, वैसी वेशभूषा वाले, वैसे परिसर में रहने वाले, वैसा ही खान पान जिनका है, ऐसे लोग नहीं होंगे। वो तो युगानुकूल सारा सब कुछ परिवेश तो बदलता है, परंतु मूल वृत्ति जो है वह तो ऋषि की ही रहती है। ऋषि दर्शनात्, उसका ऋषि नाम क्यों पड़ा? दर्शनात्, अनुभूति से जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, अनुभूति से जो अब मुझे इस ज्ञान का क्या करना चाहिए वह समझता है, जानता है, और सब कुछ अपना उसके लिए लगा देता है, वो ऋषि होता है। तो ऐसे ऋषियों की परंपरा भारत में रही है। तो एक वर्ग होता है ऋषियों का। मैं 140 करोड़ जन समाज की बात कर रही हूँ। तो एक वर्ग होता है ऋषि
ऋषियों का। दूसरा वर्ग होता है विद्वानों का। वो तो हम समझते हैं, जो ऋषि ने की हुई बातें जानता है, समझता है, शास्त्राध्ययन करता है, शास्त्र का अध्यापन भी करता है, शास्त्र की रचना भी करता है, और उसमें युग के अनुसार पुनः पुनः प्रस्तुतिकरण भी करता है, और उन शास्त्रों को प्रासंगिक बनाता है, रेलेवेंट बनाता है, उपयुक्त विद्वान वर्ग होता है, वो विद्वानों का होता है। तो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अनुसंधान के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन जो मौलिक चिंतन भी करता है, मौलिक प्रस्तुति भी करता है, नए नए संदर्भों में वही वेद का ज्ञान, वेद प्रणीत ज्ञान प्रस्तुत करता है, वेद की भी रक्षा करता है, वेद की भी प्रतिष्ठा करता है, वेद को प्रासंगिक भी बनाता है। मैं जब वेद कहती हूँ तब वो क्या है? ज्ञान का स्रोत। तो हमारी ज्ञान संपदा को जो आज के संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करता है, उतनी ही शास्त्रीयता से, उतनी ही वैज्ञानिकता से, जिस वैज्ञानिकता और शास्त्रीयता के साथ वे मूल रचित हुए थे, ऐसा एक विद्वानों का वर्ग होता है। ऐसा नहीं होता तब तक कोई भी समाज उन्नत नहीं होता, तब तक कोई भी समाज ज्ञानवान नहीं होता। तो ऐसा दूसरा वर्ग होता है विद्वानों का। तीसरा वर्ग होता है जो साहित्य के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में, और जिसको हम कला का क्षेत्र जो कहते हैं, रस का, आनंद का, सृजनशीलता का, वो आनंददायक, सौंदर्यपूर्ण ऐसी अभिव्यक्ति जो करता है, ऐसे काव्य के रचनाकारों का, साहित्यकारों का, कलाकारों का। तो ऐसा हम देखते हैं, नृत्य, गीत, संगीत, ये सब कला है। चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला, ये सब कलाएं हैं। इवन भवन रचना में भी ये कला दिखाई देती है। वस्त्र निर्माण, इसमें कला है। मैं कारीगरी से कला को अलग कर रही हूँ। फिर हमारा जो खेल है, मनोरंजन का क्षेत्र है, फिर हमारा साहित्य निर्माण है, काव्य का सृजन है, ये सारा बहुत बड़ा कलाओं का क्षेत्र होता है। आज हमने कला के क्षेत्र को केवल मनोरंजन का क्षेत्र बनाया है। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा और खास व्यास विद्यापीठ से जुड़ा हुआ विषय है कि ये जो होता है उसको ऐसा एक वर्ग होता है, इसको अभिजन बोलते हैं। शिष्ट, साहित्यिक, कलाकार, और उसी के अनुसार हम अपनी खान पान की, वस्त्र परिधान की, अलंकारों की, साज सज्जा की, सुशोभन की, ऐसी सारी जीवन रचना करता है, वह एक वर्ग होता है अभिजन। और चौथा वर्ग होता है बहुजन, जो मेहनत करता है, श्रम करता है। आज की भाषा में ये हमारे शब्दकोश का शब्द नहीं है, मजदूरी करता है, माने शारीरिक श्रम करता है। जो कारीगर वर्ग है, जो वस्तुएं बनाता है, निर्माण करता है, और जो भौतिक दृष्टि से पूरे समाज को समृद्ध बनाता है, ऐसा एक बहुत बड़ा कारीगरों का, कृषकों का ऐसा वर्ग होता है। जो उत्पादक वर्ग है वह है बहुजन का। ऐसे मोटे मोटे 4 विभागों में, अब एक एक विभाग में स्तर रहते हैं। कोई बहुत अच्छा कारीगर होता है, कोई बहुत सामान्य कारीगर होता है, कोई एक बहुत श्रेष्ठ कलाकार होता है, कोई एक साधारण कलाकार होता है। ऐसे स्तर तो सभी वर्गों में रहेंगे, परंतु ये अभिजन है। ये जो अभिजन है वह लोक है, और ये बहुसंख्य समाज है, बहुसंख्य समाज। तो ऋषियों की शिक्षा अलग पद्धति से होती है, विद्वानों की शिक्षा
अलग पद्धति से होती है, अभिजनों की शिक्षा अलग पद्धति से होती है, बहुजनों की शिक्षा अलग पद्धति से होती है। आज क्या हुआ है, कोई किसी भी बात का कोई वर्गीकरण रहा नहीं, कोई कोई अंतर रहा नहीं। अभिजनों की शिक्षा विद्वत जन भी ले रहे हैं, विद्वत जनों की शिक्षा अभिजनों को भी दे रहे हैं, और अरे वो उसके बेचारे के काम की नहीं है तो भी दे रहे हैं। और ऋषियों को पता ही नहीं है कि क्या करना, या समाज को पता नहीं है कि ऋषियों का क्या करना, और विद्वत जनों को पता नहीं कि उनका दायित्व क्या है। ऐसा सारा हमारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है, वो एक अलग बात है, परंतु उसमें से ही धीरे 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 करके एक व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए। और हमारे जैसे अनेक लोग, जैसे हम अभी चिंतन सत्र में सहभागी हुए हैं तो हम वही काम कर रहे हैं, ऐसे लाखों लोग इस समाज में धीरे धीरे व्यवस्था के प्रति जाने का प्रयास कर रहे हैं, और जाता हुआ दिखाई भी देता है। वो कैसे दिखाई देता है कि अभी कैसा होता है, जमीन में हमने बहुत सारे बीज तो डाल दिए हैं, वो घास के ही बीज है ऐसा कहो, तो प्रारंभ में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, परंतु धीरे धीरे अंकुर फूटते हैं तो जमीन पर कुछ ऐसा काली चादर बिछ गई है ऐसा दिखाई देता है। और वो कितने पूरे एरिया में दिखाई देता है, एक स्थान पर नहीं, क्योंकि वह घास है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में काली चादर पतली सी दिखाई देती है, और एक सप्ताह बीतता नहीं तब तक तो वो हरी चादर हो जाती है, और पूरा क्षेत्र हरी घास से छा जाता है। और फिर घास का गुण है जमीन पर फैलना, तो वो फैलने लगता है और वो पूरी जमीन घास से आच्छादित ऐसे हरे रंग की चादर बिछी हो ऐसी हो जाती है। तो लोग सार्वत्रिक शिक्षा है, ये सार्वत्रिक, क्योंकि बहुजन की संख्या जन समाज में 70 से 80% होती है। तो भारत में ऐसी व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था, इसके लिए विद्यालय नहीं थे, इसके लिए संस्थाएं नहीं थी। ये आज के जमाने में जिसको शिक्षा संस्था कहते हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शिक्षा व्यवस्था बहुजन के लिए, माने भारत के 70-80% लोगों के लिए नहीं थे। अभी इसे घबराने की जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे ओ तो ये तभी तो कहते हैं इंडिया वॉज इलिटरेट, तभी तो कहते हैं भारत अशिक्षितों का देश है। नहीं 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 नहीं, विद्यालय में जाएगा वही शिक्षित होगा, ये व्याख्या ही पहले तो गलत है, ये परिभाषा ही गलत है। शिक्षित होना अलग बात है। और कभी तात्विक चर्चा करेंगे तो इसकी भी बात करेंगे। अभी तो ये सूत्र मानकर चलते हैं कि जो बस्ता लटका कर बस्ते में पाटी पेन और पुस्तक डालकर यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय में गया वही पढ़ने लगा, इतना इतना बेहुदा विचार भारत में तो कभी नहीं था। शिक्षित होना ये सर्वथा अलग बात है, परंतु 80% लोगों को और ठेठ अंतिम व्यक्ति को शिक्षित बनाने के जो व्यवस्था है वही लोक शिक्षा है, और वही व्यास विद्यापीठ का कोर है। वही व्यास विद्यापीठ उसी के लिए है कि 80% जन समाज को हम शिक्षित कैसे बनाएंगे। हाँ, इसके लिए जो विद्यापीठ होगा उसकी रचना हो सकता है राम विद्यापीठ जैसी हो सकता है उसका आंतरिक स्वरूप उससे अलग हो, व्यवस्था पक्ष उसका वैसा ही रहेगा, परंतु उसकी रचना जो है वो भिन्न होगी। तो हम शुरू करने के लिए कह सकते हैं कि व्यास विद्यापीठ का भी एक केंद्र होगा। वह केंद्र
राम विद्यापीठ के साथ मिलकर चलेगा, मिलकर काम करेगा। राम विद्यापीठ से उस रूप में स्वतंत्र नहीं होगा कि वो राम विद्यापीठ के साथ कोई संबंध ही न रखे या कोई बात ही न माने। जैसा हमने पहले कहा था, व्यास विद्यापीठ के कुलपति और प्रमुख आचार्य राम विद्यापीठ से के द्वारा निर्मित ही होंगे, इतना राम विद्यापीठ के साथ उसका संबंध बनेगा। तो एक तो व्यास विद्यापीठ की भी इस प्रकार से विद्यापीठ के रूप में रचना होगी। और फिर वही तरीका है, देश के हर भाग में उसकी शाखाएं होंगी। अब ये व्यास विद्यापीठ क्या करेगा? ज्ञानात्मक पक्ष जो उसका है वह राम विद्यापीठ से या अन्य विद्यापीठों से भिन्न किस रूप में होगा? तो बहुजन समाज की, लोक की कैसे होती है? सबसे पहला है, अपने अपने व्यवसाय के साथ संबंधित होकर होती है। अब अपने अपने व्यवसाय के साथ मैंने क्या है, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई कुम्हार है, कोई दुकानदार है, कोई बंजारा है, कोई कृषक है, कोई चमड़े के साथ काम करता है, कोई पत्थर के साथ काम करता है, कोई कांच का काम करता है, कोई कागज बनाता है। ऐसे भिन्न भिन्न असंख्य प्रकार के उद्योग देश में चलेंगे और ये उद्योग तो चलने ही चाहिए क्योंकि वही समृद्धि का स्रोत है, ऐसे उद्योग करने वाले। अभी परसों में पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्योगपतियों की सभा में दिया हुआ भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक सूत्र दिया उद्योगपतियों के लिए। देखो, हमारे देश में मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। एक कारखाने में बहुत सारा उत्पादन हो रहा है और उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, ये भारतीय प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। भारत के प्रोडक्शन सिस्टम हजारों कारीगर, मजदूर के स्थान पर वो कारीगर होंगे, हजारों कारीगर अपनी अपनी पद्धति से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए प्रोडक्शन करेंगे। तो प्रोडक्शन वो मास प्रोडक्शन से भी अधिक होगा, मास प्रोडक्शन से भी विविधता पूर्ण होगा और स्वतंत्रता रहेगी काम करने वाले की। ये तो अतिरिक्त मूल्य है और वही बेसिक है। काम करने वाले की, प्रोडक्शन करने वाले की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, उन्होंने कहा। और कितना सूक्ष्म है परंतु कितना तथ्यात्मक है, सत्य है। देखो, फिर कंपटीशन मुनाफे की नहीं होगी, मैं कितना कमाता हूं और कितना उसमें से मुझे प्रॉफिट मिलता है, ये कंपटीशन नहीं होगी। अभी जो मास प्रोडक्शन होता है उसमें ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन होगी गुणवत्ता की, क्वालिटी की, एक्सेलेंस की स्पर्धा होगी उसकी। माने फिर होता है ढाका की मलमल, विश्व प्रसिद्ध है। झारखंड के जंगलों का इस्पात विश्व में नंबर 1 है। तो ये क्वालिटी की गुणवत्ता, हाथ से काम करने वाले कारीगरों के बीच में निर्माण होती है, तब काम करने में आनंद आता है, रस आता है, काम के साथ जीवंत संबंध बनता है। ये एथिक्स है, ये इसके पीछे की नैतिकता है, ये इसके पीछे का काम के साथ आंतरिक जुड़ाव है, ये आत्मीयता पूर्ण लगाव है अपने काम के साथ और सामने काम की गुणवत्ता, मेरा क्रिएटिविटी और विविधता, ये उसका मूल्य रहता है। ये तो चाहिए, इसी को विकास कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि
व्यास विद्यापीठ की शिक्षा का पहला गुण है, पहला लक्षण है, सभी प्रकार के कामों के साथ जोड़कर मूल तत्व भारतीयता के वो समझाओ। मूल तत्व जोड़कर, वो क्या है? सभी में आत्म तत्व है। माने मैं जिस लोहे के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिस भूमि पर काम कर रहा हूं, मैं कृषि कर रहा हूं, मैं जिस कपड़े के साथ काम कर रहा हूं, मैं जिस पत्थर के साथ काम कर रहा हूं, वे सब के सब आत्म तत्व के ही आविर्भाव है। ये शिक्षा दो। वो इसके लिए शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते, इसके लिए मंत्र के उच्चारण नहीं सीखने पड़ते, इसके लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करना पड़ता। इसके लिए कहानियां होती है, इसके लिए गीत होते हैं, इसके लिए खेल होते हैं, इसके लिए रचनाएं होती है, इसके लिए धर्मोपदेश होता है। कहानियां, कैसी कैसी कहानियां होती है, और ये कितनी स्वाभाविक होती है। देखो, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपनी लकड़ी की गुड़िया होती है ना, उसके साथ बात करते हैं, उसको जिंदा मानते हैं। वो क्या है? स्वाभाविक आत्मीयता, स्वाभाविक उसको चेतन मानने की प्रवृत्ति। तो इन कारीगरों में ये प्रवृत्ति अपने काम के साधन सामग्री है उसके साथ जुड़ने की। मैंने पूर्व में भी एक बार ये उदाहरण दिया था, फिर से एक बार दे रही हूँ। हमारे गुजरात प्रांत के एक कुछ थोड़ी अवधि के लिए संघ चालक थे। वे एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में इंजीनियर थे। उन्होंने एक बार किस्सा सुनाया कि हमारे कारखाने में जर्मनी से यंत्र सामग्री आई और उसको इंस्टॉल करने के लिए वहां का नो हाउ भी आया, वहां के इंजीनियरों की टीम आई। उन्होंने उसको इंस्टॉल कर दिया, हम सबको बताया इसका वर्किंग कैसे है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसी है, वो सब बताया, हमने सीख लिया। फिर वो टीम गई। 6 महीने के बाद अचानक एक यंत्र उसमें से खराब हो गया। अब हम सारे इंजीनियर एक से बढ़कर एक बहुत मथे, बहुत ये हमने प्रयास किए, लेकिन वो यंत्र चालू नहीं हुआ। हमें लगा कि अब जर्मनी से ही बुलाना पड़ेगा किसी इंजीनियर को। तो उतने में वहां एक दूर एक मैकेनिक, साधारण मैकेनिक खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने कहा कि मैं प्रयास करूं। तो हम सब तो उपहास में हंसे कि हम लोग हार गए, अब ये साधारण मैकेनिक इसका क्या करने वाला है। तो फिर भी अब करना ही है, हम तो कोई कर ही नहीं सकते हैं, तो करना ही है। तो हमने कहा कि करो। तो उसने कुछ किया और 5 मिनट में यंत्र चालू हो गया। हम सब आश्चर्य में तो पड़ गए। लेकिन हमने उसको पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि कहाँ क्या करना है और खराबी कहाँ है। तो उसने कहा, यंत्र मेरे साथ बात करता है, उसने ही मुझे कहा कि मुझे यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है। अब जो इंजीनियर हुए हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर, आईआईटी में पढ़कर, वे हंसेंगे। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता कभी। तो क्या हुआ होगा वो तो नहीं मालूम। वो कहाँ तक पहुंचते हैं, वो यहाँ तक पहुंचते हैं। हाँ, वो रोज रोज मशीन के साथ काम करता है ना, हम थोड़े काम करते हैं, हम तो ऑफिस में बैठे बैठे कागज पर काम करते हैं और वो फील्ड में काम करते हैं, इसलिए उसको पता चला। लेकिन यंत्र अपने रहस्य मैकेनिक के सामने प्रकट करता है, ये भाषा इनको पता ही नहीं है क्योंकि कभी अनुभव ही नहीं है, परंतु यंत्र बात करता है। ये क्या है? हमारी अध्यात्म की शिक्षा है। तो इसको प्रजा में कैसे प्रचलित किया गया? तो हर व्यक्ति, हर कारीगर काम शुरू करने से पहले अपने यंत्रों की पूजा करता है, अपने यंत्रों की संभाल रखता है, उसको पैर नहीं लगाता है,
और वो यंत्र उसके लिए पवित्र होते हैं, वे यंत्र उसको प्रिय होते हैं। प्रिय होने का क्या मतलब है? वो तो लोहे का है, लकड़ी का है, पत्थर का है, वो उसमें प्रिय लगने का क्या है? नहीं, प्रिय लगता है। इसका अर्थ क्या है? कि संबंध जोड़ता है वो सबके साथ। ये उसको कथाओं से समझ में आता है। ये ज्ञान उसको कहाँ से मिलता है? अपने काम को साधना की दृष्टि से और सेवा की दृष्टि से देखकर काम करने वालों के अंतःकरण में ये आत्मीयता निर्माण होती है। ये लोक शिक्षा का पहला आयाम है। भारत ऐसे ही पवित्र भूमि नहीं हो गया है, भारत ऐसे ही पुण्य भूमि नहीं हो गया है। 80% जन समाज अपने कार्य के साथ इस प्रकार से जुड़ा है, आत्मीयता से जुड़ा है, और उसका जो प्रोडक्शन है वो उपभोक्ताओं का है, तब वह पुण्य भूमि होता है। तब वह होता है पवित्र भूमि होता है, तब वह देव भूमि और कर्म भूमि होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। अब करने के लिए और जागरूकता बनाई, ये सब जागृत जो शिक्षा होती है वह लोक शिक्षा है और वह व्यास विद्यापीठ की शिक्षा है। इस शिक्षा का मूल मंत्र ये है। तो इसके लिए गीत बनाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, फिर इसके साथ भावना जोड़ी जाती है, इसके उपदेश दिए जाते हैं। ये जो सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, जो परिव्राजक होते हैं, वो जहां भी जाते हैं वहां सायंकाल को कथा वार्ता होती है, उसमें ये बताया जाता है। माने ये कथा वार्ता है, ये लोक शिक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है। ऐसे कथाकार आज नहीं दिखाई देते, आज नहीं दिखाई देते। ऐसे कथाकार निर्माण करने का केंद्र व्यास विद्यापीठ है, और ये पाठ्यक्रम चलेंगे कि आज की कथाएं कैसी होनी चाहिए, आज के उपदेश कैसे होने चाहिए, और इसके मूल तत्व बहुजन समाज में कैसे प्रस्तुत होने चाहिए। ये व्यास विद्यापीठ का स्वरूप रहेगा। तो कथाकार निर्माण करना माने केवल भागवत की कथा बोल करो, माखन चोरी कहो, या कृष्ण की सारी लीलाएं बताओ, ये मनोरंजक तो होता है, ये उसका कंटेंट नहीं है, ये विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु ये है अपने काम को कैसे देखो, अपनी दृष्टि कैसी बनाओ, अपनी कृत अपना संबंध कैसा बनाओ। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया कि ये जब 80% जनसंख्या के हृदय में होता है, तब तो इसका तभी वो भारत भारत बनता है, नहीं तो भारत भारत नहीं बनता। उसके बाद दायित्व बोध आता है, उसके बाद प्रेरणा आती है, इसके साथ साथ हमारे इतिहास का ज्ञान भी होता है। उदाहरण के लिए गांव में रहने वाले सारे कारीगर, कृषक, इन सभी लोगों के लिए मनोरंजन क्या है? रामलीला, और ऐसे लोक नृत्य, लोकगीत, यही है। ये सारे के सारे जो हैं वो एक तो चरित्र की प्रेरणा, रामचरित्र की प्रेरणा देने के लिए है, और कैसे कैसे शास्त्रों को सिखाने वाले भी हैं। केवल इतना, मैं वर वधु चयन में एक उदाहरण मैंने पढ़ा है, वही हमेशा देते हैं। छोटी बालिका विवाह योग्य होने की तरफ जा रही है, तब उसका और उसके दादाजी का संवाद है। वो दादा मजाक करते हैं ना, ये तुम्हारे लिए कैसा वर ढूंढेंगे, तुम्हारे लिए कैसा वर ढूंढेंगे। तो वो पौत्री कहती है, अरे हमारी सखियों के बीच में बात होती है, कैसा कैसा वर चाहिए? केड़े पातड़ियों ने मुखे शामड़ियों, माने जिसकी कमर पतली है
और जिसका मुख श्याम कांति वाला है, ऐसा वर मेरे लिए आप ढूंढो, ऐसा दादाजी को वो कहती है। ये क्या है? ये शास्त्र है, ये सामुद्रिक शास्त्र है, अधिजनन शास्त्र है। ऐसे ऐसे युवकों की, ऐसे पुरुषों की जनन क्षमता बहुत अच्छी होती है। कमर यदि मोटी है और चेहरा एकदम गोरा चिट्टा है, जिसमें दाढ़ी के बाल भी बहुत कम उग रहे हैं, इनमें जनन क्षमता कम है, ऐसा वर नहीं चाहिए। ये कहाँ से समझ आती है? ये शास्त्र कौन किसको सिखाता है? ये शास्त्र दादा दादी माँ को पता था, दादा को पता था, और पौत्री के पास आया। वो कैसे आया? लोकगीतों के माध्यम से आया, लोकगीतों के माध्यम से। तो लोक कथाएं, लोक वार्ताएं, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक के उत्सव, ये सारे के सारे शिक्षा के माध्यम है। अब इसके लिए हमको बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन व्यास विद्यापीठ में करना पड़ेगा, लोक में नहीं, व्यास विद्यापीठ में करना पड़ेगा। समस्या क्या है? रामलीला, ये कथा वार्ता, गीत, नृत्य, उत्सव, यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, पूजा अर्चा, ये सब आज भी हो रहा है ना। आज उसके माध्यम तो और प्रभावी हो गए हैं। जैसे फिल्में इसका माध्यम है, टीवी सीरियल्स इसके माध्यम है, सोशल मीडिया में जितना भी सारा मनोरंजन का मसाला आता है वो सब इसका माध्यम है। आज भी लोकगीत हैं, आज भी लोक नृत्य हैं, सब कुछ है, लेकिन वे विस्थापित हो गए हैं, प्रदूषित हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। वे सब भारत की दृष्टि, भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की जीवन शैली, उसके माध्यम नहीं रहे। प्रभावित तो वो उतने ही हैं। विस्थापित कैसे हो गए? लोक नृत्य मंच का कार्यक्रम हो गया, लोक नाट्य मंच का कार्यक्रम हो गया, वेशभूषा नवरात्रि पार्टी प्लॉट्स में आ गई, गणेशोत्सव डीजे वाले और फिल्मों के अनुकरण करने वाले हो गए। ये सारे माध्यम प्रदूषित हो गए हैं, उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है, उनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है, परंतु उनका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो बदल गया है। तो व्यास विद्यापीठ क्या करेगा? पहले इसको शुद्ध बनाएगा, पहले इसको लोक में ले जाएगा, पहले इसको अर्थनिरपेक्ष करेगा। रामलीला का कौन पैसा मांगता था? रामलीला भवाई आती थी पहले, भवाई है, हाँ, भवाई होती थी, नुक्कड़ नाटक होते थे, तो थाली बजा बजा कर लोगों को इकट्ठा करते थे। कौन पैसा मांगता था? पैसा तो बाद में लोग खुश होकर देते थे, पहले तो कोई टिकट नहीं होते थे उसके। आज टिकट हो गए हैं, और आज तो वो क्या से क्या हो गया है। आवश्यकता है इन सब माध्यमों की उपयोगिता क्या है वो जानना, समझना, और उसके कंटेंट बदलना, और उसका स्थान बदलना, उसको योग्य स्थान पर योग्य पद्धति से ले जाना। अब ये कौन कर सकता है? क्या जो मनोरंजन प्राप्त करते हैं वे बदल सकते हैं? अब थियरी क्या कहती है? अरे लोग जो मांगते हैं वो हम देते हैं, नहीं तो कोई देखने ही नहीं आएगा। ये गड़बड़ मामला है। लोग जो मांगेंगे वो देने के लिए शिक्षा नहीं होती, लोगों को क्या मांगना ये सिखाने के लिए शिक्षा होती है। तो इसका रेगुलेशन लोग नहीं कर सकते। आज का जो नियम है, भाई ग्राहक मांगेगा वो दो, नहीं, ग्राहक मांगेगा वो नहीं देना है। ग्राहक को क्या मांगना ये सिखाना है। तो व्यास विद्यापीठ इस प्रकार से लोक में क्या जाना चाहिए इसका विचार करके उसके माध्यमों को प्रदूषण से कैसे मुक्त करेगी, ये देखना है, ये देखना है। तो ये अब व्यास विद्यापीठ का
ये जो ज्ञानात्मक पक्ष है वहां जो होगा, वहां कैसे आचार्य होंगे, वहां कैसे डिपार्टमेंट्स होंगे, वहां कैसे शिक्षा क्रम होगा, वहां लोक का उसके साथ संबंध क्या बनेगा, आदि सारी बातें व्यास विद्यापीठ का कृति रूप कैसा होगा, इसकी विचारणा में जाएगा। इसका सारा जो मूल चिंतन है, जिसको हम अनुसंधान कहेंगे, वो तो राम विद्यापीठ में होगा, और उसका अनुसरण साहित्य निर्माण करना है व्यास विद्यापीठ में होगा। लेकिन धर्म, अध्यात्म, संस्कृति आदि की समस्या क्या है और उसमें परिवर्तन कैसा होना चाहिए, ये मूल दृष्टि तो राम विद्यापीठ में होगी। राम विद्यापीठ में इसका मूल चिंतन होने के बाद व्यास विद्यापीठ में साहित्य निर्माण होगा, आचार्य आएंगे, उनकी शिक्षा होगी, उसके लिए ये साहित्य निर्माण के लिए एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, उसके क्षेत्र ढूंढे जाएंगे, इसके कक्षाएं कैसे लगेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होगा, लोक में जाकर होगा। इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स की रचना उसमें होगी। तो अब हमको ये डिपार्टमेंट्स की चर्चा करनी होगी, आचार्यों की चर्चा करनी होगी, उसके विषय वस्तु की चर्चा करनी होगी, उसके मूल सिद्धांत क्या है इसकी चर्चा करनी होगी, मनोरंजन का स्वरूप क्या है, रस का स्वरूप क्या है, साहित्य विषय वस्तु का स्वरूप क्या है, साहित्य कृति का स्वरूप क्या है, ये सारा चिंतन भी होगा, रचना भी होगी, और साथ में एग्जीक्यूशन भी होगा। मैंने वो लोक तक पहुंचाने का, लोक को वहां पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, पढ़ाने के लिए लोक में जाया जाएगा। इस प्रकार की दिशा परिवर्तन भी होगी। राम विद्यापीठ में पढ़ने के लिए लोग विद्यापीठ में आएंगे, व्यास विद्यापीठ में लोक को पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाले लोक में जाएंगे। 80% जन समाज का कोई गौरव होता है, उनकी आवश्यकता होती है, उसका कोई तरीका होता है। तो ऐसे मूल विचार हमको रचना के संदर्भ में व्यास विद्यापीठ में करने होंगे, तब जाकर उसका ठोस स्वरूप कैसा होगा ये हम कल्पना में ला सकेंगे, और तब उसकी रचना भी होगी। मेरे हिसाब से आज मैंने बहुत थोड़ी बात की है व्यास विद्यापीठ के संदर्भ में, परंतु हम कृति की तरफ जाने का प्रारंभ कर रहे हैं अब। तो है, मैं यहीं पर रुकती हूँ। आपके प्रतिभा, अब आपकी जिज्ञासा। जिस किसी को अपनी कोई बात रखनी है। हाँ हाँ, तो मेरा एक प्रश्न था, उसका मुझे थोड़ा सा जवाब आपके आज के सत्र से मिला है, फिर भी मैं जी, मेरा प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ तो थोड़े नंबर कि देना। राइट। तो भारतीय शिक्षा के बारे में जब मैं कुछ समाजशास्त्री लोगों के साथ बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि 200 साल पूर्व भी भारत में जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, और जो पिछड़े जाति के लोग थे, जिसको हम आज बहुजन भी कहते हैं, तो हाँ, उनको उनका शोषण होता था, उनको ठीक से ज्ञान का उनको अवधि नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था। तो ऐसा हमें पढ़ाया भी गया है, शायद जब हम पढ़ते थे स्कूल में। तो उसमें कितना सत्य, हाँ, तो उसमें कितना सत्य है? क्या ये गलतफहमी है या भारतीय शिक्षा का कुछ अवगुण था? इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले तो ठीक रहेगा। और ऐसे, हाँ, ये सही। बोलिए। हाँ, और वैसे स्त्रियों के बारे में भी कहा जाता था कि स्त्रियों को अधिकार नहीं थे शिक्षा के, उनको उनका भी शोषण होता था। तो उसके बारे में थोड़ा अगर मार्गदर्शन मिले ठीक से। जी जी, अभी ये जो आपने विषय उठाया है ना, वो बहुत गंभीर है, और उसके लिए 2-4 सत्र भी कम पड़ेंगे, इतना उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मैं 2-3 वाक्यों में अगर कहूं तो ये संपूर्ण असत्य है, दुष्ट असत्य है। मैं दुष्ट असत्य बोल रही हूं,
क्योंकि वो मैनिपुलेटेड असत्य है, जानबूझकर ऐसा किया है। और कम्युनिस्टों के हाथ में इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृति आदि सारे विषय दे देने का ये परिणाम है। आप विचार करो, मैं दूसरा स्टेटमेंट, भारत का जन समाज विश्व में सर्वाधिक आयु वाला है। वेद काल से लेकर आज तक कम से कम 10,000 वर्षों तक हम रहे हैं, बहुत वैभवशाली रहे हैं। क्या कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं होने पर भी रहे होंगे? ये तो सामान्य लॉजिक का प्रश्न है कि हमें वैभव संपन्नता आती कैसे है, ज्ञान आता कैसे है? वेद ज्ञान के मूल है, ये तो दुनिया स्वीकार करती है। तो ऐसा 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 हुआ कैसे? जो समाज व्यवस्था बिल्कुल ही खराब हो, शोषण आधारित समाज कभी भी दीर्घजीवी नहीं बनता। हम यूरोप और अमेरिका के देश देख ही रहे हैं कि क्या 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 जीवन है वहां का। अगर हम खुली आंखों से देखें और विचार साबुत रखकर यदि पढ़े समाचार तो भी समझ में आता है। तो ये कैसा रहा होगा? वास्तव में यहाँ समाज व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी, अत्यंत विचार पूर्वक बनाई गई ऐसी थी, शोषण रहित थी। जिसको ये शोषण कहते हैं वो शोषण तो यहाँ था ही नहीं। हाँ, ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, कितना मैनिपुलेटेड। आप समझो कि तीसरी चौथी कक्षा से हम लोग हमारे समाज के विषय में पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ते आए हैं उसमें एक भी बात अच्छी नहीं है। यहाँ तो सब अंधश्रद्धा थी, यहाँ सब रूढ़िवादी थे, यहाँ सब बैकवर्ड थे, माने पिछड़े हुए थे। यहाँ मजदूरों का शोषण होता था, यहाँ स्त्रियों का शोषण होता था, यहाँ किसी को, स्त्रियों को, बच्चों को, पिछली जाति को अधिकार ही नहीं था, स्वतंत्रता ही नहीं थी। आपको पता है, दलित, वंचित, बीसी माने बैकवर्ड, पिछड़ापन, ये सारे शब्द 1930 के बाद हमारे विषयों की डिक्शनरी में आए हैं। ये हमारे शब्द नहीं है। कभी हमारे यहाँ पिछड़ी जाति ऐसा शब्द ही नहीं था, दलित ऐसा शब्द ही नहीं था, शोषित वंचित ये शब्द ही नहीं था, अति पिछड़ा वर्ग आज का शब्द है। ये सारे शब्द डाले गए, ये सब सारे शब्द डाले गए। हमारी परिभाषाएं कुछ अलग, हमारा शब्दार्थ कोश कुछ अलग, आज का ये जो शब्दार्थ कोश जो है वो अलग। इसलिए हमारी समाज व्यवस्था को भिन्न पद्धति से, विपरीत पद्धति से, विकृत दृष्टि से निरूपित करना, यही हम पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए। और करोड़ों शिक्षित लोग ये पढ़ते पढ़ते ऊपर आए हैं। फिर कॉलेज में जाकर समाजशास्त्र में वही पढ़ा रहे हैं। 10 पीढ़ियों से ये पढ़ते पढ़ते हम यदि उसको सत्य न मानने लगे तो ही आश्चर्य है। फिर भी आश्चर्य क्या है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, यही आश्चर्य है। नहीं तो कोई बचेगा ही नहीं चैलेंज करने के लिए। ये तीसरा स्टेटमेंट। और यही बात सारी मैंने कहा ना, चौथा स्टेटमेंट ये शब्दावलियों के बारे में। वर्ण ये क्या है, जाति ये क्या है, कि कुछ भी मालूम नहीं। जाति के बारे में अध्ययन किए बिना जाति शब्द खराब है, जाति व्यवस्था खराब है, ये स्थापित कर देना, उसके लिए कोई तर्क देने की जरूरत ही नहीं है। डंडेबाजी करो, पैसे का उपयोग करो, सत्ता का उपयोग करो। वर्ण, इस हम नाम भी नहीं दे सकते अभी। स्त्रियों का शोषण ये स्थापित कर दिया गया, ऐसा है। आप यदि समझते हैं तो ये आपके और हमारे लिए जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम उस चुनौती का सामने से स्वीकार करने के स्थान पर, अब प्रमोद पाटिल है ना, तो आप अपना परिचय केवल प्रमोट करके देंगे, नहीं, मेरी जाति नहीं बतानी चाहिए।
जाति भेद तो नहीं होना चाहिए करके हम सामने से इसका मुकाबला नहीं करते हैं और बचाव में ही आ जाते हैं। नहीं नहीं, जाति भेद था तो मुझे मेरी जाति डिस्क्लोज नहीं करनी है, ऐसा करके सामने से कैसे चुनौती करना, इसका विचार करना चाहिए। तो विशेष रूप से आप तो कॉलेज में प्राध्यापक हैं, ये प्राध्यापकों की जमात के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ये समझो। ठीक है, अभी इसका जी ताई, विस्तार से वर्णन तो बाद में होगा कभी स्वतंत्र सत्र में। बिल्कुल जी ताई, धन्यवाद धन्यवाद जी। दिनेश प्रताप सिंह, आप प्रश्न कीजिए अपना। उसको सुनाइए। नहीं, जी मैंने दिनेश। तो नहीं, नमस्ते, मैंने कुछ पूछा नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं तो सुनता लिखता चल रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा। नमस्ते माँ। फाइनली सक्सेना जी, आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ ताई जी नमस्ते। नमस्ते। मैं यूपी से बोल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा दूसरा सत्र है आज आपके साथ। और चिंतन के जैसे आपने बताया कि कुल 20 अध्याय हैं जिसमें 13 हो चुके हैं, यानी कि आज 14वां अध्याय था। तो जी इससे हाँ, जो अध्याय हैं वो हमें कैसे मिल पाएंगे, इसके बारे में प्रकाश डालिए। साथ ही एक स्टेट लेवल की बुक बन रही है, तो उसमें जैसे अभी आपने बताया है, तो क्या हम इन चीजों को उसमें बुक में शामिल कर सकते हैं? देखो, बुक में शामिल करने के लिए तो आप में साहस होना चाहिए। आपके आसपास के 50 लोग इसका विरोध करेंगे, फिर आप तो पीछे हट जाएंगे, और पीछे नहीं भी हटेंगे तो वे रिजेक्ट करेंगे और आपको निकाल देंगे। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ और यहाँ जनपद संबल में एसआईजी भी हूँ। तो स्टेट लेवल का भी एक ग्रुप बना है 11 की टीम, तो जिसमें मुझे लिया गया है और जी एक बुक बनी है 25-26 के लिए, उसके लिए समीक्षा करनी है मुझे। जी जी जी। तो मेरा तो मेरा तो परामर्श ये रहेगा कि आप तो अपने डीएम साहब के साथ ही बात करिए, वे भी शायद सुनते होंगे अभी, जी 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 नहीं भी सुनते होंगे। तो ये तो जी इस विमर्श के कृतिशील सहभागी हैं, तो वे ही आपको इसका रास्ता दिखाएंगे। ठीक ठीक है दीदी, धन्यवाद। जी। नमस्ते माँ। नमस्ते। मम नाम गीता इति, पूर्णप्रमतिगुरुकुलम्। सत्यं, स्वागतम्। धन्यवादाः। मम प्रश्नः प्रश्नमस्ति यत् ब्रिटिश् जनाः वा पोर्चुगीस् जनाः वा अन्ये महमदीयाः वा सर्वे अस्माकं किं शोषणं कृतवन्तः। तस्मिन् समये बहवः साधकाः आसन्, अपि च पण्डिताः, ज्ञानवन्तः, बह्व्यः विद्याः अपि आसन्। तर्हि तेनैव तेषाम् एवं किम् अपहारः कर्तुं शक्यते स्म खलु। यतोहि तादृशः कष्टः अस्माभिः सोढव्यः इति आसीत् वा। देवालयस्य उपरि ग्रन्थानाम् एवं सर्वेषां नाशः जातः, कथम् एवं जातम् इति। देखो, ग्रंथों का नाश हो सकता है, विद्यालयों का, महाविद्यालयों के भवनों का नाश हो सकता है, ज्ञान का नाश नहीं होता। ज्ञान साधकों के आश्रय में रहता है, ग्रंथों के आश्रय में नहीं। ज्ञान साधक यदि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी साधना नहीं छोड़ते हैं तो ये ज्ञान की सेवा और रक्षा हो सकती है। तो जिन आक्रांताओं ने ज्ञान के केंद्रों पर आक्रमण किया, वे जानते थे कि इसको नष्ट करो तो प्रजा, संस्कृति, धर्म आदि सब नष्ट होगा, तो उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने सॉफ्ट आक्रमण जिसको कहते हैं ना, वो विचार बदलना, मानस बदलना, बुद्धि विपरीत करना, अपनी विचारधारा इनके अंतःकरण में स्थापित करना, इसको सॉफ्ट मार्ग कहते हैं, वो भी अपनाया। और हम लोग उस
आक्रांताओं के शिकार अभी भी बने हैं, क्योंकि वह सॉफ्ट रूप में अपने अंदर है। तो अब अंदर का जो प्रदूषण है, माने मानस का, विचारों का, भावनाओं का, कृतियों का, शैली का, ये जो सारा उसमें ओतप्रोत हो गया है, उसको नहीं निकालेंगे तब तक तो हम सत्ता से या पैसे से ये कुछ नहीं करने वाले हैं। उदाहरण के लिए समझो, ब्रिटिशों ने यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर बदलकर और मुसलमानों ने तोड़ फोड़ करके, मार काट करके और जला करके सब नष्ट कर दिया। आज फिर से यदि शासक डंडेबाजी करके चलो भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा करो, तो होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। हमको अपने अंतःकरण में इसका उपाय देखना होगा। तो आज की परिस्थिति में साधना कुछ अलग प्रकार की होती है और सेवा, ज्ञान सेवा कुछ अलग प्रकार की होती है। इसके ऊपर विचार करो। उस समय सत्ता वो सत्ता नहीं थी। देखो, सत्ता भी दो प्रकार की होती है, राज्य सत्ता भी। एक राजा इस प्रजा को, अपनी प्रजा को अपने पुत्र हैं, अपने ही लोग हैं, इसलिए उनका रक्षण और पोषण करना चाहिए। और ये जो भूमि है वो मेरी भूमि है, मेरी माता समान है, ऐसा मानकर राज्य करता है। वो शासक अलग है। और एक शासक ऐसा है जो यहाँ का नहीं होता, ब्रिटेन ही उसकी पितृभूमि है। वो यहाँ तो पैसा लूटने के लिए आया है। वो यहाँ की प्रजा को अपनी गुलाम मानता है। जो मुसलमान शासक आया है वो यहाँ की प्रजा को अपने गुलाम मानता है। और ऐसा शासक डंडेबाजी से करता है। यहाँ का शासक डंडेबाजी से नहीं करता। वो जो सारे आक्रांता आए उसके पहले अपने जो शासक थे, फिर चाहे विक्रमादित्य हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे कोई भी राजा हो, वे ज्ञानाचार्यों के पास विनीत वेश से जाते थे, विनय से जाते थे। डंडेबाजी नहीं करते थे, कायदे कानून नहीं बनाते थे कि आपको ये पढ़ाना होगा, वो पढ़ाना होगा, ऐसा करना, वैसा करना, हम तुमको इतना सैलरी देंगे, ऐसा नहीं करते थे। तो हमारे शासक और विदेशी शासक, इन दो में अंतर करना चाहिए। आज का हमारा जो शासन और प्रशासन है वह भारतीय पद्धति का नहीं है। उसको भारतीय पद्धति का बनाना ये भी तो आचार्यों का काम है। लेकिन समझो, अपना शासन बहुत चाहता है कि भारतीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा हो। कैसे करेंगे? हम और आप करने के लिए तैयार है क्या? शिक्षक तैयार नहीं है, ज्ञान की साधना करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो एक सुरक्षित व्यवस्था में रहकर शासन कहेगा वही करने के लिए यदि देश के करोड़ों अध्यापक हजारों यूनिवर्सिटीज में काम करेंगे तो नहीं होता। तो ये सारी बातें जरा समय निकाल कर हमको चिंतन में लानी पड़ेंगे। हम तो आते जाते में चिंतन करते हैं, आते जाते में थोड़े होता है। हम 15-20 वर्ष तक मैकॉले को पढ़ते हैं, उसके लिए 15 वर्ष 20 वर्ष देने के लिए तैयार है। लेकिन चिंतन सत्र यदि प्रतिदिन का होगा तो कोई नहीं आएगा। चिंतन सत्र 1 वर्ष यही करो और कुछ नहीं करना है, सामने आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो करने वाले कितने लोग हैं? तो ऐसे नहीं होता। ये चर्चा चाय पीते पीते नहीं होती, आते जाते में नहीं होती। जो थोड़ा कुछ मिल गया, हम दिन के 23 घंटे तो मैकॉले के शासन में रहेंगे और 1 घंटा हम भारत के ऋषियों के शासन में आएंगे, तो नहीं होता ना। मेरा कहना है कि जरा शांति से, स्थिरता पूर्वक, विचार पूर्वक इन बातों की ओर
ध्यान देना चाहिए। ये सब लोग कहते हैं ना, वो भी सत्ता के शासकों ने किया तभी हुआ, आज भी शासक करेंगे तभी होगा। इतना सरल समीकरण थोड़े हैं ये, ऐसा इक्वेशन नहीं होता। इसको जरा अलग पद्धति से, माने भारतीय पद्धति से देखना चाहिए, इसका विचार उस पद्धति से करना चाहिए। ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है सारे, इसके लिए भी अलग से हमको विचार करना चाहिए, ऐसे हैं। अभी समय हो गया है, तो जिस किसी